रसूल इलियास के साथ। उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो या गुलफिशा फातिमा हो या वो बेतहाशा लोग हों जिनको उर्दू में कहते हैं जिनको ज़दो-कोब किया गया है, जिनको कुचला गया है, जिनको टॉर्चर किया गया है, जिनको लिंच किया गया है और जिनको मारा गया है। मैं अपनी दोस्त बेबाक बादशाह से कह रही हूँ कि जरा बात सुन लें। अब जहां तक पूरा हालात का जायजा आपको सबने दे दिया है, सबसे पहले सौरभ ने उससे भी पहले नंदिनी ने जो बात की है उसको हम मद्देनजर रखें। नंदिनी ने हालात, जो हालत है लोगों की, जिनके खानदानों की वो हालत है, जिनकी माओं की, जिनकी बहनों की, जिनके बच्चों की वो हालत है, उसको मद्देनजर रखें। डोंट फॉरगेट the conditions of these people. I really want every word that you said was very, very moving and very important. सौरभ ने सारी लीगैलिटी, उसकी सारी कहानी, उसका सारा प्रोसीजर आपके सामने रख दिया है। और गौतम ने उसकी सारी सियासत, legality, he has also given that and placed that in front of you. फैज साहब का एक शेर है जो आपके सामने, फैज अहमद फैज का शेर है जो आपके सामने मैं पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। बने हैं अहले हवस, हवस means people who have a hatred, people who are lusty, lust जो है। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी। वो मुद्दई भी हैं, वो लॉयर्स भी हैं और वो जजेस भी हैं। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किससे वकील कहें, किससे मुंसफी जाने। गौतम को आता होगा ये शेर, यानी हम किससे कहें कि वो वकालत करे, किससे कहें कि हमारा वो जज बने। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील कहें, किससे मुद्दई चाहे। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ये सरकार मुहिम बनाई है और उसमें टारगेटेड लोग हैं, चाहे वो अखलाक हो, कोई भी हो, शुरू से लेके काउ विजिलेंटिज्म, जिसके बारे में आपने कहा था, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा, इट्स लाइक अ सुनामी अगेंस्ट द मुस्लिम। एंड लेट्स फेस इट, मैंने एक 1969 का एक लेटर पढ़ा जो मेरे फादर ने लिखा था जबकि बादशाह खान यहाँ आए थे। एवरीवन नोज हु बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान, अगर नहीं मालूम तो प्लीज फाइंड आउट। उस वक्त बादशाह खान ने फ्रैंकली, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल ही मुंह फट अंदाज से जो उनके दिल में था सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा, और उनकी बात हिंदू ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, सब ने उनकी बात सुनी। That was 1969। और 1969 में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था जरका। एक पाकिस्तानी फिल्म थी, उसका नाम था जरका। उसमें हबीब जालिब की लाइन है और वो लाइन ये है, मैं लिख के लाई हूँ क्योंकि मुझे कभी याद नहीं रहती, वो आपके सामने पेश है। तू है नावाकिफ़े आदाब गुलामी से अभी, you don't know what are the tribulations of being a prisoner। तू है नावाकिफ़े आदाब गुलामी से अभी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। You can dance even if you are in chains, you can dance। गौतम, रक्स
रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, मगर तू नावाकिफ है कि गुलामी जो सब्जुगेशन के हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सब्जुगेशन। तो मैं ये सब लोग जो इसमें आप आई हैं, और वेरी नाइस दैट यू हैव कम हियर, आप यू हैव गॉन थ्रू इट, योर फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू इट, वो रक्स करेंगे, दे विल राइज अबव दिस, वो जंजीर पहन के भी डांस करेंगे once they understand कि this freedom is why, because आप लोग सब यहाँ हैं, आप लोग सब यहाँ हैं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत से लोगों को सुना है, और ये एक ऐसी मूवमेंट है, क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान इस एक जहर है इस मुल्क के लिए, वो हम जहर हैं। और मैंने एक लंबा सा एक आर्टिकल पढ़ा है जो कि हमारे, जिसका टाइटल भी मैं लिख के लाई हूँ कहीं, मगर नदीम का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, वायर में आया है, और उसमें यह है कि मुसलमानों पे जो अताब नाज़िल हुआ है, इस मुल्क के जो सरकार है उनका टारगेट सिर्फ मुसलमान है। और ये नरेंद्र मोदी 10 साल तक हमारे सामने आए, जब हम प्लानिंग कमीशन में थे, 10 साल तक हमने उनसे सवाल किए, जेंटली सवाल किए, ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि 2002 में हम लोग चश्मदीद गवाह थे कि 2002 में क्या हुआ पूरे गुजरात में। We were eyewitnesses to the carnage on 2002. तो आप लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, I think that इसी से हमको हौसला मिलता है, मुसलमानों को इस मुल्क के हौसला मिलता है कि आप लोग सब, और इस वक्त जो लोग जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल रही, जो 4-4 साल से तड़प रहे हैं, जिनकी खानदान के खानदान have been completely destroyed, उनको भी आपसे यही हौसला मिल रहा है कि आप लोग हैं हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा आपसे आपका वक्त भी नहीं लेना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, तो आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें, और हम भी याद करेंगे हबीब जालिद की लाइन के रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। हम जंजीरों में इस वक्त जकड़े हुए हैं सब, और मैंने कभी नहीं सोचा था, आई एम वेरी ओल्ड, आई एम वेरी एल्डरली, आई नेवर थॉट कि मैं जंजीरों में जकड़ी जाऊंगी। इस मुल्क को, जिसमें बादशाह खान जैसा आदमी आया, और उन्होंने हिंदू मुसलमानों, जाकिर हुसैन के घर में रहे, और हिंदू मुसलमानों सबके सामने उन्होंने पूरे कौम को लताड़ा, एंड एवरीवन लिसन्ड साइलेंटली। आई नेवर थॉट, मगर आपका साथ है तो हम जिंदा हैं, आपका साथ नहीं है, then it will be a very tough survival for us. इस वक्त उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, जितने इस वक्त हमारे जितने लोगों का नाम नंदिनी ने लिया, उनके सब के हमारे दिल जो हैं, उनके लिए हमारे our hearts are with us, our hearts are with them, our souls are with them, our thoughts are with them, and our actions are with them. तो बस आप लोग हमारा साथ दें, तो हम जिंदा हैं और हम आपके साथ हैं, and that's all I want to say. बहुत बहुत शुक्रिया। Good afternoon, all you good people. I very distinguished members here. मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी में सुनना चाहेंगे या मिली जुली ज़बान में सुनना चाहेंगे, हिंदी में सुनना चाहेंगे। चलिए मिली जुली के लिए कह दिया गया है। सच्ची बात यह है कि मुझे आप लोगों का यहाँ जो जज्बा है, आप लोग जिस कंसर्न के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ कि जो संवेदनशीलता की कमी हम अपने देश में एक बड़े पैमाने पर देखते हैं। जो बड़े पैमाने पे हम लोग देखते हैं अपने देश में संवेदनशीलता की कमी, उसमें एक टापू तो है, कम से कम कुछ लोग तो हैं जिनके दिल में दर्द है और
जो दर्द को पहचानते हैं और किसी और के दर्द को शेयर करने के लिए और उसको दूर करने के लिए जो भी मुमकिन है, जो भी संभव है, उस कोशिश में, उस जस्तजू में आकर जुड़ते हैं और अपना वक्त निकालते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं और आकर आपस में यहाँ बैठकर कोशिश करते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखे। कुछ नहीं तो कम से कम हम लोगों की यहाँ गैदरिंग, हमारी यहाँ मौजूदगी, हमारी बढ़ती हुई संख्या एक संदेश भेजती है, उन लोगों को भेजती है जो हुकूमत में है, सरकार में है, सत्ता में है, कि हम जो चाहें वो हम नहीं कर सकते। इसका ऑपोजिशन है, इसका रेजिस्टेंस है, इसके खिलाफ लोग खड़े हैं और इससे ज़्यादा भी संख्या में लोग खड़े हो सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन पर क्या असर होगा ये देखकर कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ क्या पूरे देश में जगह जगह पर लोग इकट्ठे होते हैं, इसका क्या उन पर असर होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। संवेदनशीलता उनमें भी अगर थोड़ी होगी, अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट को ही देखेंगे तो वो ये मानेंगे कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ये कहता है कि कहीं ना कहीं बढ़कर इन लोगों की बात को हमें अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट में हम इस रवैये को नहीं देख रहे हैं, इस तरीके को नहीं देख रहे हैं, तो बड़ा अनलाइकली है कि वो हम आवाम के बीच में जहाँ जहाँ सोशल मूवमेंट्स के लोग बैठे हैं, जहाँ भी वो लोग जिनके दिल में दर्द है वो बैठे हैं, उनकी बात का इन पर कोई असर होगा। मैं एक डिस्क्लोजर करना चाहता हूँ, सच्चाई आपके सामने कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हुकूमत में रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं। मैंने अंदर से देखा है हुकूमत को, मैंने अंदर से हुकूमत को देखा है और बाहर से भी किसी और की हुकूमत को देखा है। तो मुझे अगर एक तरफ किसी और की हुकूमत को के बारे में शिकायत करने का अधिकार है, दायित्व है शिकायत करने का, तो मुझे मेरा ये भी दायित्व बनता है कि मैं आपसे सच्चाई से कहूँ कि हम जब हुकूमत में थे तो क्या होता था, और अगर जो होता था वो आप उस बात से सहमत नहीं थे और आप उसका विरोध करना अपना हक समझते थे, तो ऐसा आखिर होता था तो क्यों होता था। ये ना तो मियाँ कल्पा है, ना तो अपना एक कन्फेशन है, ना ही ये एक कोशिश है कि किसी तरह से इल्ज़ाम मुझ पर ना आए और मुझसे दूर रहे, मैं अपने आप को बचा लूँ ताकि लोगों की नज़र में मैं कहीं से गिल्टी ना लगूँ। सच्चाई ये है कि हमारा सिस्टम, पूरे निज़ाम हमारा पूरा बिगड़ा हुआ है। लोग जीत कर आते हैं, कभी अच्छे लोग जीत के आते हैं, कभी वो लोग जीत के आ जाते हैं जिनको नहीं जीतना चाहिए, और हम ये जानते हैं। और ये बात बहुत पहले से शुरू होती है, हमारी पार्टियों से शुरू होती है। पार्टी में किस किस तरह से कौन कौन आगे बढ़ता है, हर पार्टी में शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जो आपके साथ खड़ा होना चाहेंगी, खड़ी होंगी, और जिनको आप समर्थन देंगे और जिनको आप लाभैक कहेंगे, उन पार्टीज़ में इंटरनल निज़ाम बहुत बिगड़े हुए हैं। जो अच्छे लोग सामने आए, वो लोग जो आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई को लड़ सकें, वो लोग वहीं पर बेचारे मुरझा जाते हैं, वहीं पर हार जाते हैं, वो आगे की लाइन में पहुंच नहीं पाते। तो ये तो एक पार्टीज़ का प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं हम हल कर पाएंगे। पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी को कैसे बहाल किया जाए, पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए, वो एक मेजर इशू है। और आप में से जो भी सोशल साइंस के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, रिसर्च की है, उन्होंने शोध किया है, और वो इस बात को सामने रख सकते हैं कि पार्टी में रिफॉर्म मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी की रिफॉर्म मूवमेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, और कब हम अपनी पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस हम जल्दी कर देते हैं, जिस पॉलिटिकल रिएक्शन से हमको इलेक्टोरल फ़ायदा हो सकता है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, लेकिन उस पर भी हमेशा हमारा रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आता। लेकिन इससे हटकर जो उसूल की बात है, प्रिंसिपल की बात है, उस पर हमारा रिस्पॉन्स, रिएक्शन और हमारी कारगुजारी जो है वो बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो ये फेज़ है
उनका जो लोग सामने आते हैं लड़ाई लड़ सकते हैं और जो आपके नुमाइंदे बन सकते हैं, आपके जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। फिर वो लोग होते हैं, उनमें से कुछ चुनकर गवर्नमेंट में आते हैं। तो गवर्नमेंट में चुन के आते हैं, उनका प्लीज उनकी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए कि वो सही करना चाहते हैं। तो 10 लोग उनको गवर्नमेंट में ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं इससे गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। आज की गवर्नमेंट में भी ये प्रॉब्लम होगा, हमारी गवर्नमेंट्स में भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन इस बात को मैं नहीं समझता हूँ कभी किसी ने आपके सामने ये कहा होगा। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो मेरे बचपन में मतलब जब मेरी जवानी थी तो उस वक्त जिसको हम बड़ा एडमायर करते थे, जिसके साथ हम जाया करते थे मीटिंग्स में, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म में बहुत उम्दा बात किया करते थे। उनका नाम था राजेश पायलट। मैं नहीं समझता हूँ कि राजेश पायलट की तरह का कोई पॉलिटिशियन हाल में पैदा हुआ है जो सेल्फ क्रिटिकल उतना हो सके जितना कि राजेश पायलट थे। बहरहाल हम लोग सेल्फ क्रिटिकल कैसे हो, हम जो करना चाहते हैं वो हमारे आमने सामने की ब्यूरोक्रेसी, हमारे और बहुत सारे साथी गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट का माहौल बनाकर कहते हैं कि इसको करना गलत होगा, हमको नुकसान हो जाएगा। हमें क्या नुकसान होगा? आपको नुकसान हो जाएगा, आप गवर्नमेंट से निकाल दिए जाएंगे, आप साइडलाइन कर दिए जाएंगे और आप कहीं नहीं रहेंगे। हम साइडलाइन कर दिए जाएं और उसके बाद हमारे लोग हमको फिर से जिताकर पार्लियामेंट में भेजें। ऐसे लोग हैं, यकीनन ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ हादसे हुए हैं और फिर उनको फिर से जिता के लोगों ने वापस भेजा है। लेकिन जो नॉर्मल कोर्स में किसी आदमी को साइडलाइन किया जाता है, किसी शख्स को साइडलाइन किया जाता है, वो वापस नहीं आ पाते, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए एक बहास चाहिए, इलेक्शन जीतने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, एक बैकिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बिना पैसे के जीत नहीं सकता। लोग जीतते हैं, बिना पैसे के जीतते हैं, ज़मीन से जुड़े लोग जीतते हैं, लेकिन वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, 2 साल में, 3 साल में नहीं जीते, पूरी ज़िंदगी संघर्ष में रहते हैं। वो भी तब भी किसी ना किसी मूवमेंट से निकल के आते हैं, वो मूवमेंट उनको सपोर्ट करता है, तब वो जीत के आते हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे सच बोलने दीजिए, प्रीमियम कहाँ है सच बोलने पर? हमारे सिस्टम में सच बोलने पर प्रीमियम नहीं है, तो जो सच बोलने वाला है वो साइडलाइन हो जाता है, जो थोड़ा बहुत कहीं उम्मीद की किरण होती है उसको भी दबा दिया जाता है। अब ये सब है, ये सब लेकर हम फिर आए, जुडिशरी के सामने आए। जुडिशरी में भी कम और बेश यही मसाइल रहते हैं, यही प्रॉब्लम जुडिशरी के सामने रहते हैं। मैं लोअर कोर्ट में हूँ, मुझे हाई कोर्ट में जाना है, मैं हाई कोर्ट में हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है। पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी जो हम यहाँ कम कहते हैं, इंग्लैंड में डेविड पैनेट की बड़ी अच्छी किताब थी, पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी या जजेस एंड हाउ दे ट्रीट देमसेल्व्स और ईच अदर। तो वो बात होती है, हम लोग को 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक कंटेंट का इशू होता है कि हम बहुत खुलकर साफ गोई से, सच्चाई से जुडिशरी की कमी का बखान ना करें और ना कहें, क्योंकि एक इशू होता है कंटेंट का। लेकिन इसके साथ हम में से वो लोग जो लॉयर्स हैं, कुछ लोग थोड़ा एक्सेप्शन कर लेते हैं, गौतम यहाँ बैठे हैं, कुछ एक्सेप्शन कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन इसलिए करते हैं कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल हुनर है, कैपेसिटी है, उसमें इनकी बात जो है वो छुप जाती है। समझने वाले समझ चाहते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, इनकी बात समझ। लेकिन जो बेचारा इस खूबसूरती से अपनी बात नहीं कह रखता है, उसको सामने फौरन कह दिया जाता है दिस इज कंटेंट एंड यू नो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंटेंट। दूसरी बात ये भी है कि हम में से जो वकालत करते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, वकालत भी करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अपनी माँ की बुराई करके हम कहाँ रहेंगे घर में। जुडिशरी हमारी माँ है, जुडिशल सिस्टम हमारी माँ है। अब जुडिशल सिस्टम की हम बुराई करें तो हम कहाँ रहेंगे, हम किसके सामने बहस करेंगे? और अक्सर मैं अपने साथियों से बोलता हूँ जो कहता है कि ये जुडिशरी जो है बेकार है, तो मैं ये कहता हूँ वकालत छोड़ दो, फिर रोज़ खड़े हो के माय लॉर्ड करते हो, रोज़ ऑर्डर लेते हो, बाहर जाके कहते हो कि जुडिशरी बेकार है। तो प्रोत्साहित अच्छे जजेस को कैसे करा जा सकता है, ये हमारे लिए एक मुस्तकिल एक स्ट्रगल की बात होती है। अच्छे जजेस को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है और बिगड़े हुए जजेस को थोड़ा सा साइडलाइन कैसे खूबसूरती से किया जाता है ताकि वो कम डैमेज कर पाएँ,
कम डैमेज करें। अब इन्होंने अभी कहा आपसे, गौतम ने अभी आपसे कहा कि हमारे बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में वो हैं जिन्होंने कहा है कि यू कांट टच PMLA, आप सेक्शन 43 व्हाटएवर इट इज, आप उसको नहीं छू सकते हैं, बेल नहीं मिल सकती। कितना भी एब्सर्ड केस हो, एक दफ़ा कह दिया कि ये PMLA का केस है, तो फिर आपको बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको कन्विंस ये करना पड़ता है कि आप जो कह रहे हो वो सच है। ये नहीं कि वो दूसरा जो कह रहा है वो सच नहीं है, बल्कि कि आप जो कह रहे हो वो सच है, इसलिए आपको बेल नहीं मिल सकती। और सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं, और वहाँ से अक्सर लॉयर्स ये कहते हैं कि भाई बेस्ट ये है कि मेरी नीचे चला जाता हूँ, मेरा केस वापस कर दीजिए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का इन्होंने अभी जिक्र किया था, ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, इसलिए रिलीफ दिया कि बहुत लंबा अरसा हो गया था, ट्रायल नहीं हो रहा था, तो उस पर रिलीफ दिया। लेकिन क्या कहकर रिलीफ दिया? ये कहकर रिलीफ दिया कि जो भी इंजंक्शंस हैं, जो भी एम्बार्गोज हैं रिलीफ देने के, वो एम्बार्गोज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के सामने कुछ नहीं है। यानी कि आर्टिकल 21 जो है मस्ट प्रिवेल ओवर क्लियर स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट यू कांट बी ग्रांटेड बेल इन द सर्कमस्टेंसेस इन द केस इज कम। तो ऐसे भी जजेस हैं। हम ये ना भूलें कि ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो आज किसी और जज का बेटा है और चीफ जस्टिस है, उसने 25 साल पहले का जजमेंट रिवर्स किया था जो उनके फादर ने दिया था, और ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स सर्वाइव टू सम एक्सटेंट, सर्वाइव इवन इन एन इमरजेंसी, इवन वेयर अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। और हेबियस कॉर्पस का केस उस समय का जो था उसको रिवर्स किया है। तो जजेस में अभी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और जो शिकायतें आ रही हैं, जो शिकायतें हमारे नॉर्थ ईस्ट राइट्स के बारे में आ रही हैं, उसमें बहुत उम्दा जजेस ने बहुत उम्दा जजमेंट देके लोगों को रिहा किया है, डिस्चार्ज किया है, अक्विट किया है। ये बात भी हम ना भूलें। तो इसलिए सवाल सिर्फ इस बात का है कि हम अपने इंटायर सिस्टम में रिफॉर्म को कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए कंसिस्टेंटली और स्टेडफास्टली हम लोग कोशिश और जस्तजू कैसे कर सकते हैं, इस पर हम गौर करें। कभी भी कोई आवाज़ उठाए तो वो अकेला ना पड़े, सिर्फ सेलिब्रेटेड केसेस को हम ले लें और अनसेलिब्रेटेड केसेस को भूल जाएं, जो कि नॉर्मली इजीली हो जाता है। तो उसको कैसे किया जाए, कैसे हम अलर्ट रहें, कैसे हम मामले को आगे बढ़ाएं, अपने सिस्टम से ना उम्मीद ना हो। और ये हम याद रखें, ना उम्मीद तो सही, ना कामयाब, ना उम्मीद नहीं, मैं ना कामयाब ही तो हूँ, लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है। इस बात को हम याद रखें। द फ्यूचर विल बी ब्राइटर, द फ्यूचर मस्ट बी ब्राइटर, मस्ट हैव ग्रेटर लिबर्टी फॉर आवर पीपल। मैं अपनी तरफ से, चाहे मैं अदना सा एक सिंगल माइनॉरिटी में भी हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हमें ये कहना है कि हमको लिबर्टी को ग्रेटर प्रेफरेंस अपनी सोसाइटी में देना है। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मैनिफेस्टो में ये कहना है, लिबर्टी विल प्रिवेल, लिबर्टी विल द फर्स्ट थिंग्स। हम इंश्योर करेंगे कि हमारे सिस्टम में हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े टू डू इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड, बट वी वोंट डू इट बाय टेकिंग शेल्टर behind limited liberty provisions. Liberty to the maximum is what we should give. और फिर सच्ची बात आखिर में ये भी है, बहुत सारे लोग जिनको हम लोग सज़ा देना चाहते हैं डिज़र्व दैट सज़ा। कितनी सज़ा वो डिज़र्व करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं अपने सिस्टम में द राइट टू डू द रॉन्ग थिंग। गलती करना भी इंसानी फितरत होती है। अगर गलती की है तो एक मौका रिफॉर्म का यकीनन होना चाहिए। वी शुड सर्टनली वर्क टुवर्ड्स रिफॉर्म, और हर गलती को गलती ना माने, कुछ गलतियों का अधिकार भी होना चाहिए, अदरवाइज द सिस्टम कैन नॉट गेट जस्टिस अगेन। थैंक यू वेरी मच।